नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ की, एक ऐसी कहानी की जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी थी। जी हाँ, ये कहानी है 1857 के विद्रोह की। वही विद्रोह जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ सिर्फ एक अफवाह में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे साम्राज्य को हिला दे? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल हमें 1857 की क्रांति की कहानी के बिल्कुल बीच में ले जाता है। कहते हैं ना कि कितनी भी बड़ी आग क्यों ना हो, उसकी शुरुआत तो एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है। बस 1857 के विद्रोह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक चिंगारी जिसने ऐसी आग भड़काई जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। और पता है, ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। मतलब आप सोचिए, 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे की एक अकेली आवाज उठती है और कुछ ही हफ्तों के अंदर 10 मई को मेरठ में सिपाही एक खुला विद्रोह शुरू कर देते हैं। और तो और, बस अगले ही दिन 11 मई को वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर देते हैं। तो ये सिर्फ एक सैनिक गुस्सा नहीं था, ये तो आजादी का एक सीधा सीधा ऐलान था। तो ठीक है, चिंगारी तो लग गई, लेकिन सवाल यह है कि ये आग इतनी तेजी से फैली कैसे। जवाब सीधा सा है, क्योंकि ईंधन तो पहले से ही तैयार था। सालों से धीरे धीरे जमा हो रहा गुस्सा, लोगों का असंतोष, बस वही तो था असली ईंधन। अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो अंग्रेजों की नीतियां लगातार भारतीय शासकों को कमजोर कर रही थी। झांसी, सतारा, अवध, एक एक करके कई राज्यों को हड़प लिया गया। जो राजा महाराजा थे, उनका सम्मान, उनकी ताकत, सब कुछ छीना जा रहा था। हालत ये थी कि दिल्ली में जो मुगल सम्राट बैठे थे, वो भी अब सिर्फ नाम के ही शासक रह गए थे। और इन सबके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी अंग्रेजों की विलय नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। ये अंग्रेजों के लिए अपना राज फैलाने का एक बहुत बड़ा हथियार था। मतलब नियम सीधा था, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे कंपनी के हाथ में चला जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो पूरा संघर्ष था, वो इसी नीति का ही तो नतीजा था। अच्छा, ये तो हुई राजनीति की बात। अब आते हैं आर्थिक कारणों पर। अंग्रेजों ने जो लगान की नीतियां बनाई थीं, उन्होंने तो किसानों की कमर ही तोड़कर रख दी थी। जो हमारे पारंपरिक उद्योग धंधे थे, वो सब खत्म हो रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन से आने वाले माल से मुकाबला करना नामुमकिन सा हो गया था। हद तो ये थी कि बड़े बड़े जमींदारों से भी उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं। मतलब कुल मिलाकर आम जनता आर्थिक तौर पर पूरी तरह से तबाह हो रही थी। और इन सब के ऊपर से समाज में एक अलग ही तरह का तनाव बढ़ रहा था, धार्मिक और सामाजिक तनाव। देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक जैसे कुछ सुधार तो किए, जो अपनी जगह पर सही थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें लागू किया गया, उससे आम लोगों को ये लगने लगा कि ये लोग हमारे धर्म और रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं। और एक डर ये भी फैल रहा था कि कहीं ये सबको ईसाई बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। और फिर इन सब सुलगती हुई वजहों के बीच आई वो एक आखिरी चिंगारी। ये चिंगारी थी नई एनफील्ड राइफल के कारतूस। एक अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों को खोलने के लिए जब सिपाही उन्हें दांत से काटेंगे तो उनके मुंह में गाय और सूअर की चर्बी लगेगी। अब देखिए, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम। बस इसे धर्म पर एक सीधा हमला माना गया और सिपाहियों के सब्र का बांध यहीं पर टूट गया। तो अब देखिए, ईंधन तैयार था और चिंगारी भी लग चुकी थी। अब बस आग फैलनी बाकी थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये विद्रोह एक दावानल, मतलब जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली या मेरठ तक ही नहीं रुकी, ये तो फैल गई दिल्ली से लेकर बिहार तक। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग इसकी अगुवाई कर रहे थे। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर, तो कानपुर में नाना साहेब, झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल। इससे पता चलता है कि यह विद्रोह कितना व्यापक था, कितने बड़े इलाके में फैला हुआ था। वैसे तो सभी नेता बहुत बहादुर थे, लेकिन इन सब में रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो जैसे वीरता का दूसरा नाम ही बन गया। अपनी झांसी को बचाने के लिए उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, वो कमाल की थी। वो अक्सर मर्दों के लिबास में लड़ती थीं और अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थीं। वो भारतीय हिम्मत और प्रतिरोध की एक ऐसी मिसाल बनी जो आज भी अमर है। और ये बात सिर्फ हम आज नहीं कह रहे हैं। सोचिए, उनके जो दुश्मन थे, ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज, खुद उसने ये कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई सभी विद्रोही नेताओं में सबसे ज्यादा खतरनाक थी। अब जब आपका दुश्मन आपकी ताकत को माने, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है।
लेकिन इतनी बहादुरी और इतने बड़े पैमाने पर फैलने के बावजूद ये आग धीरे धीरे बुझने लगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विद्रोह नाकामयाब क्यों हुआ और इसके बाद क्या हुआ? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, इस विद्रोह के असफल होने की कई वजहें थी। सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी जो सबको एक साथ जोड़कर रख सके। दूसरी बात, हमारे सिपाहियों के पास अंग्रेजों जैसे मॉडर्न हथियार और गोला बारूद की भारी कमी थी। फिर यह विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैल पाया। और शायद सबसे दुख की बात यह थी कि कई भारतीय शासकों ने ही विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। इस विद्रोह का जो सबसे बड़ा और सीधा नतीजा निकला वो था भारत में शासन का बदलना। कैसे? देखिए, विद्रोह से पहले भारत पर राज कर रही थी एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कहा बस अब बहुत हुआ और सत्ता सीधे अपने हाथों में ले ली। यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की यानी सीधे तौर पर ब्रिटेन की महारानी के शासन की शुरुआत होती है। और भी कई बड़े बदलाव हुए, जैसे अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर दिया और यूरोपियन सैनिक बढ़ा दिए। उन्हें यह भी समझ आ गया कि लोगों के धार्मिक मामलों में ज्यादा दखल देना खतरनाक है, तो उन्होंने इससे थोड़ी दूरी बना ली। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने फूट डालो और राज करो की अपनी नीति को और भी ज्यादा मजबूती से लागू करना शुरू कर दिया, ताकि भारतीय फिर कभी एक साथ ना हो सके। तो हाँ, ये विद्रोह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार गया। बिल्कुल नहीं। इसकी गूंज आज भी हमारे इतिहास में सुनाई देती है। चलिए अब इसके असली ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं। आप कह सकते हैं कि 1857 ने ही भारत में एक राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था। ये पहली बार था जब देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को लगा कि हम सब एक हैं और हमारा दुश्मन भी एक है। इसी भावना ने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे बड़े संगठनों की नींव रखी। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, इन नायकों की कहानियों ने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत दी। सच तो यह है कि 1947 में हमें जो आज़ादी मिली, उसकी 90 साल लंबी लड़ाई की असली चिंगारी 1857 में ही लगी थी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है कि भले ही 1857 का विद्रोह उस वक्त अपने मकसद में नाकामयाब रहा हो, लेकिन इसने भारतीयों के दिलों में आज़ादी की जो लौ जलाई, जो कभी नहीं बुझी, क्या वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत नहीं थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में हमेशा मिलता रहेगा।